हेलो एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3 है। तो इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, जो 500 बीसी के लगभग में पैदा हुए थे और उन्होंने वो एक फिलोसोफर थे। ओके, तो उन्होंने कहा था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर यानी पदार्थ, वी शेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। जब हम किसी पदार्थ को छोटे और छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब उसके आगे कोई फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को उन्होंने नाम दिया था परमाणु। ओके, तो ये एक इंडियन फिलोसोफर थे। अब बात करते हैं कि उसी टाइम ग्रीक में भी एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम हुआ डेमोक्राइटस और ल्यूक्रिपस। तो उन्होंने भी कुछ सेम बातें की कि इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट डिवाइड फर्दर इज कॉल्ड एटम। तो उन्होंने उनका नाम रखा उस चीज का एटम। बात बिल्कुल सेम है, बस अलग अलग जगहों पे लोगों ने कहा है। तो एटम्स का मतलब हो गया इनडिविजिबल, जिसके आगे हम लोग कोई डिवाइड ना कर सके जिस चीज का। और ये सभी सिर्फ बातें थी, इनका कोई वैलिड एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। ओके, कब तक? टिल लेट 18 सेंचुरी, जब साइंटिस्ट लोगों ने रिकॉग्नाइज किया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर उनके दिमाग में क्या सवाल आया होगा कि आखिर कोई भी एलिमेंट कंपाउंड में कैसे क्यों कंबाइन करता है और क्या होता है ये। तो उसके आगे इस सब का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो पहला आया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आखिर किस तरीके से कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। इसके बारे में लेवाइजर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने बहुत सारे काम किए। ओके, तो उसके बाद आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? देखिए, इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस उसे हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, फिर आगे आता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप ऐसे समझिए कि पानी जो है वो गर्म हुआ, वेपर बना, फिर क्लाउड बना, फिर बारिश हुआ। तो ये सर्किल जो चल रहा है ना, ओके, इस टाइप का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन हो गया कि कंपाउंड्स आर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। देखिए, कंपाउंड्स किसे कहेंगे कि जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हो। जैसे पानी जो है वाटर। ओके, पानी जो है ये वाटर बना किससे? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है ना। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। ओके, तो उसके हाइड्रोजन का रेशियो 1 और ऑक्सीजन का 8। तो आप पानी चाहे कहीं का भी हो, सी वाटर हो या फिर ग्राउंड वाटर हो या चाहे कहीं का भी पानी हो, तो ये पाया गया कि सबका रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम ही आता है। ओके, तो उसके बाद अमोनिया का भी देखा गया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो इसमें रेशियो है वो 14:3 का रहा। क्या रहा? ये रहा 14:, ये 3 का रेशियो रहा। किसमें रहा? ये अमोनिया में रहा। ओके, तो ये लॉ ऑफ डिफिनिट जो प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों सेम चीज है, डिफिनिट या कांस्टेंट। तो ये कहा है कि इन ए केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो चाहे वो कहीं भी रहे सबस्टांस, वो हमेशा मास के डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहेगा। ओके, तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे बात करेंगे डाल्टन के बारे में। देखिए, डाल्टन ने सबसे पहले जो उन्हें उस समय अवेलेबल रिसोर्सेस था, जो एटॉम जो है ये वर्ड का जो ग्रीक में ये जो साइंटिस्ट का नाम बोलते हैं कि सॉरी फिलोसोफर जो थे डेमोक्रेटस, और उनके जो ल्यूसिफरस, जो उन्होंने कहा था एटम के बारे में। तो बस उनको आगे इन्होंने स्टडी किया और उसके बारे में एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ बातें कहे। तो पहला ये है कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। देखिए,
एटम्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और ये टाइनी पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि जिन्हें हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल मतलब वो एक अकेला अपना अस्तित्व रहेगा, ओके, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन में ना तो उसे हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties। तो कुछ एलिमेंट में उसमें प्रॉपर्टीज भी सेम आपको मिल सकता है, आइडेंटिकल मास भी होगा। एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट यानी अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग अलग हो गया, कैल्शियम हो, ठीक है, मेटल हो, नॉन मेटल हो, तो उसका मास भी जो होगा वो डिफरेंट होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो शो करेगा वो भी डिफरेंट होगा। Atoms combined in the ratio of a small whole number to form compound। एटम जो होता है आपस में कंबाइन भी करेगा, वो स्मॉल होल नंबर में करेगा। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो ये सारी बातें डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा था। अब डाल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए वो जो सिंबल का यूज किया वो आपको यहाँ दिख रहा है। ये हाइड्रोजन के लिए कुछ ऐसा सिंबल का यूज किया गया, कार्बन के लिए कुछ ऐसा किया गया, ओके, और ऑक्सीजन के लिए कुछ ऐसा। पर अभी का मॉडर्न का टाइम में ये सब चीज़ें बदल चुका है। भाई मॉडर्न टाइम में हम लोग यूपेक सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एटम जो वो क्या होता है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन योर इमेजिनेशन। आप जितना आपकी सोच है उससे भी ये बहुत ज़्यादा ये स्मॉल है। एटॉमिक रेडियस जो वो है 1/10⁻⁹मीटर, जिसको हम लोग 1 नैनोमीटर बोलते हैं। मतलब 1 को डिवाइड करेंगे 10⁻⁹ से, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना छोटा होने वाला है। और हाइड्रोजन का जो एटम है ना, उसका रेडियस है 10⁻⁻मीटर, ओके। तो ये सब सिंबल्स के बारे में आप देख ले कि कॉपर का सिंबल है, ये गोल्ड का, ये सभी जो सिंबल्स आप देख रहे हैं ये सभी डाल्टन ने यूज किया था चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। ये सिल्वर, ये मरकरी, और अभी आयरन का हो चुका है, क्या बोलते हैं हम, किसके डिनोट करते हैं उसको, आयरन को Fe से करते हैं, है ना। और ऑक्सीजन को हम लोग O से करते हैं, कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से, फास्फोरस को P से, कॉपर को Cu से, है ना, लेड को Pb, सिल्वर को Ag, मरकरी को Hg, प्लेटिनियम को प्लेटिना को Pd, गोल्ड को Au, ओके। ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। तो उसके आगे बढ़ते हैं कि एक बेसिलियस नाम के थे, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि सिंबल्स जो है अगर पूरा नाम लिखेंगे तो कोई बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा, तो उनको कुछ सिंबल दिया जाए। तो एक या दो लेटर जो है उसको यूज करने का रेकमेंड किया, सजेस्ट किया। तो जो नाम है, जैसे मान लिए आयरन, तो आयरन का पहला क्या है, आई, जैसे आई रख दिया जाए, ऐसा कुछ सजेस्ट किया। या दूसरा कोई लेटर रख दिया जाए। और पहले के समय में जो था, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जो था, एलिमेंट का नाम जो है ना वो जिस जगह से मिलता था, जैसे साइप्रस से मिला था कॉपर, तो उसका नाम साइप्रस से मिला था, इसलिए कॉपर उसी से कुछ मिलता जुलता रख दिया गया था। पर अभी के समय में हम लोग यूपेक सिस्टम का यूज करते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जो भी आगे एलिमेंट्स और बनते हैं तो वो उनका नामांकन जो है वो ये करते हैं यूपेक, ओके। तो हाइड्रोजन जो है पहला लेटर क्या है बोलिए, एच। तो पहला लेटर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा अगर लिखना हो तो वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो देखिए ए के लिए कैपिटल ए और स्मॉल एल। कोबाल्ट का पहला लेटर क्या है, सी, तो कैपिटल सी। उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला स्मॉल लिखेंगे ओ। अब कैपिटल ओ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वरना ओ जो कैपिटल ओ जो है वो ऑक्सीजन का होता है। अब आगे बात करेंगे जिंक का। तो जिंक जो है जेड एन क्यों हुआ, अब जी आई क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ये और एक ये रूल बनाया गया कि जिंक में से कोई एक दूसरा लेटर होगा, तो वो दूसरा लेटर कौन सा निकला, एन निकला। फिर क्लोरीन में भी सेम चीज फॉलो हुआ कि क्लोरीन का पहला तो सी कैपिटल हो गया, और दूसरा लेटर की जब बारी आई तो इसमें से कोई एक, जैसे एल को चुना गया।
तो क्लोरीन का जो है वो क्या हो गया सिंबल Cl। पर कुछ लैटिन कुछ ग्रीक ऐसे भी वर्ड हैं जिनको यूज किया गया था, जैसे आयरन जो है उसको Fe क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैटिन में फेरम उसका मीनिंग होता है। सोडियम का जो है वो लैटिन में क्या होता है नेटेरियम, इसलिए सोडियम को हम लोग क्या करते हैं Na। ओके। पोटासियम जो है पोटासियम का जो होता है वो सिंबल होता है के। ये के कहाँ से आया कैलियम से, जो एक लैटिन वर्ड। तो एलिमेंट्स के नाम किस तरीके से होंगे इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। देखिए, हर एक एटम का मास इंडिविजुअल कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो हम लोग इसे एक रिलेटिव मास के तौर पे यूज करते हैं। आप जैसे याद करिए कि जब पैसा रुपीस ये सब नहीं था, तो उस समय लोग सामान के बदले सामान लिया करते थे। तो मान लीजिए कि एक वाटरमेलन जो है उसको 12 टुकड़ों में बांटा गया और हर एक टुकड़े के बदले सेम वजन के दूसरे फल को बेचा गया। तो इस तरीके के यूनिट का यूज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव यूनिट, मतलब एक को दूसरे के सापेक्ष में। ओके। तो रिलेटिव का मतलब आप समझ में आ गया होगा आपको। रिलेटिव एटॉमिक यूनिट क्या होता है कि सबको किसी और के सापेक्ष में रखते हुए हम लोग उसका मास को बताएंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज के लिए ऑक्सीजन का यूज किया। क्यों? आखिर ऑक्सीजन ही क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ ज़्यादातर कंपाउंड्स बनाया करता था। तो ऑक्सीजन का यूज किया गया। क्या हुआ कि 1/16 मास ऑफ एन एटम ऑफ ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो वो एटॉमिक मास होता है वो 16 केजी होता है, तो उसका एक यूनिट क्या हो गया 1/16 हो गया। ओके। तो इस तरीके से पहले किया जाया करता था। पर 1961 में यूनिवर्सली मतलब पूरी दुनिया में क्या एक्सेप्ट किया गया कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसे एक दुनिया के सभी देशों ने एक्सेप्ट किया। तो अभी हम लोग जो है एटॉमिक मास के लिए कार्बन 12 को ही यूज करते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास वन एटम ऑफ ए कार्बन। देखिए यहाँ पे 1/16 क्यों था, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है और इसका 12 होता है, इसलिए यहाँ पे 1/12 हुआ एक हिस्से के लिए। ओके। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द एटम ऑफ ए कार्बन। जो वही बात है जो आपको हमने कहा। तो उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, एटम जो इंडिविजुअल नहीं रहते। एटम जो होता है वो सेम टाइप के चीज़ों से एक जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, है ना। तो ऐसे आपस में बॉन्ड बना के रखते हैं। तो एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, या तो एटम्स के मॉलिक्यूल सेम टाइप के रहे या अलग अलग रहे, आपस में मिलने से क्या बनता है, आपस में मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है। ओके। A group of two or more atoms that are chemically bonded together molecules of atom। मतलब ये कि दो या दो से अधिक एटम आपस में केमिकली मिलके क्या बनाते हैं एटम्स बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मेड ऑफ ए वन एटम, जिसमें सिर्फ एक ही एटम रहे कोई दूसरा ना रहे, उसका एग्जाम्पल है आर्गन Ar और हीलियम He। इसके पीछे रीजन ये है, आप बाद में पढ़िएगा कि हीलियम का कन्फिग्रेशन होता है 1s1, क्योंकि वो किसी और के साथ रिएक्ट कर नहीं सकता, उसका ऑक्टेट पूरा होता है। आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर, तो वो भी अपना ऑक्टेट में पूरा रहता है, तो वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए उसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या मोनो एटॉमिक। ओके। तो उसके बाद आता है कि दो एटम अगर आपस में मिला रहे, जैसे ऑक्सीजन का सेम सेम दो, तो O2 H2 N2 Cl2। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इज एटॉमिसिटी। जैसे एक एटम रहे तो मोनोएटॉमिक, दो रहे तो डायटोमिक, टेट्रा मतलब हो गया चार, ट्राई मतलब होता है तीन, है ना। तो फास्फोरस जो है वो हमेशा इस स्टेट में पाया जाता है P4।
ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का तो और एक होता है O3 जिससे हम लोग ओजोन कहते हैं, ओके। और एयर आर्गन का मोनोएटॉमिक होता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड में भी होता है, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसका रेशियो आपको कहा था कि 1:8 का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो बना है कार्बन और ऑक्सीजन से, जिसका भी एक फिक्स्ड रेशियो होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो गैस कहीं का भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, कहीं भी पाया जाए, तो ये रेशियो हमेशा फॉलो करेगा। तो आज की क्लास से बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका आईडी है सौरभ दास ऑफिशियल, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।